Hello student. Good morning. Today I will start numerical on the Faraday law. Here question number 10. If a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wires? कहने का मतलब है कि एक करंट जो है 0.5 यानी 0.5 एम्पियर की फ़्लो करती है एक मेटालिक वायर से 2 घंटे के लिए, तो कितने जो है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उस वायर से। तो एक तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि Q=N होता है IT, ओके, और एक होता है Q=NE। Q=IT Q=NE, ओके। तो हम यहाँ पे N=IT अपॉन E करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ये फार्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा, ओके। दूसरा तरीका ये है कि हम ये Q=IT कर दिए, 0.5 एम्पियर करेंट है और 2 आवर्स के लिए, तो 2 × 60 × 60 कर देंगे, तो ये पूरा आ गया 36 कूलम आ गया। अब एक मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 कूलम होता है, और एक फैराडे बराबर 96500 होता है, जो कि 1 मोल के बराबर होता है। अब 3600 कूलम इक्विवेलेंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ओके। तो अब जो है कि इतने इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहे हैं इस टेम्परेचर इसमें, तो इतने में कितना होगा, यूनिटरी मेथड से हम यहाँ पे लगा देंगे 6.02 इंटू 3600 सेकेंड अपन 96500 कूलम, या हम इसको ऐसे भी यूनिटरी मेथड से देख सकते हैं कि अगर इतने मोल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, सिंस ऐसे हम लिख सकते हैं 9650 9650 में जो है 6.002 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन हैं, इतने कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन है। तो अब 3600 कूलम में कितने चार्ज होंगे, तो यूनिटरी मेथड यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, यूनिटरी मेथड के थ्रू यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें हो जाएगा हमारा 6.02 इंटू 10⁻23
10⁻23 into 3600 upon 96500, इतना जो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉल्व करने पर आ जाएंगे। तो यूनिटरी मेथड, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जिनमें न्यूट्री मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल विच आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली, मतलब कौन से ऐसे मेटल हैं जिनको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से निकाल सकते हैं, मतलब उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा एक तो सोडियम है, अल्कली मेटल, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। कॉपर भी है, हम इसमें जो है कि कॉपर भी रिफाइनिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से प्यूरिफिकेशन करते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द रिएक्शन Cr2O7-2 14H+, इलेक्ट्रॉन 6 है, 2Cr3+ 7H2O। What quantity of electricity in coulomb needed to reduce 1 mole of chromate ion, 1 mole of chromate ion। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6F है, 6F है यहाँ पे, रिएक्शन से यहाँ पे दिख रहे हैं 6F। तो 6F में एक मोल, अगर एक मोल हमारा क्रोमेट आयन है, क्रोमेट आयन, तो एक मोल क्रोमेट आयन इतने के बराबर है 75, ओके, 5790000, ओके। तो इसका मतलब है कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी रिडक्शन करने के लिए किसके, क्रोमेट आयन को क्रोमियम में, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, कल से रिएक्शन दिखाया हुआ है। तो रिएक्शन में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 6 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो हम लोग एक मोल में 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6F हो गया, F की वैल्यू रख दी, इतना है, तो यानी इतना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी, तब जाकर के क्रोमेट आयन क्रोमियम आयन में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, राइट द केमिस्ट्री ऑफ चार्जिंग एंड lead storage battery, write the chemistry of charging the lead storage battery, comma, highlighting all the material that are involved during the recharging। अब क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन वाइवा में भी पूछ देते हैं, ये क्वेश्चन जो है कि एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। इसको, राइट द केमिस्ट्री ऑफ चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, हाईलाइटिंग ऑल मटेरियल दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिचार्जिंग। चार्जिंग और रिचार्जिंग इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि कैसे चार्जिंग और रिचार्जिंग होती है, कब हमारी बैटरी रिचार्ज कैसे होगी और डिस्चार्ज कैसे होती है। तो हम लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर लेड एनोड होता है, हम लोग जानते हैं लेड एनोड, कैथोड के रूप में ग्रिड ऑफ लेड होती है, पैक्ड विद द लेड ऑफ डाइऑक्साइड, इसके अंदर डाइऑक्साइड होती है, लेड डाइऑक्साइड PbO2, और 38% H2SO4 सोल्यूशन होता है। अब जब बैटरी यूज़ में है,
व्हेन बैटरी इन यूज़, यानी कि हम यूज़ ले रहे हैं, मीन्स हमारे सर्किट का पोटेंशियल जो है लो है और सेल का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो चार्ज आउटर सर्किट में जा रही है। अब यहाँ पे रिएक्शन ये होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे PbSO4 जो है PbSO4 में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर निकल गए। यहाँ पे PbO2 जो है कैथोड एनोड पे क्या होता है, ये PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर जो है कि रिडक्शन फिर होता है, यहाँ पे लेड +4 के स्टेट में है, यहाँ पे +4 है, ये +4, ओके, +4 के स्टेट में है। तो यहाँ पे आकर के +2 के स्टेट में आ गया है, यहाँ पे 2+ के स्टेट में है लेड, तो यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है। और इस तरह से हमारा ये पे ओवरऑल रिएक्शन जो होगा PbO2 प्लस H2SO4 गिव्स PbSO4 और H2O। तो ये हमारा हो गया डिस्चार्जिंग का, जब बैटरी यूज़ में है तो। लेकिन अगर हम चार्जिंग कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, तो जस्ट इसके अपोजिट रिएक्शन होगा, जस्ट इसके अपोजिट रिएक्शन होगा, यानी कि इस वाले पोर्शन में रिडक्शन होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, एकदम अपोजिट होगा। ऑन चार्जिंग द बैटरी the reverse reaction takes place. PbSO4 deposited on the electrodes, converting back to the lead oxide and H2SO4 regenerated. H2SO4 फिर से रीजेनरेट हो जाता है, सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। तो हम बच्चों एक बार जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो उस समय एनोड पे जो लेड है ऑक्सीडाइज होकर के लेड सल्फेट बना लेता है, और कैथोड पे जो लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस होकर के लेड सल्फेट बना लेता है। लेकिन जब डिस्चार्जिंग के बाद रिचार्ज हम उसको करते हैं तो फिर से जो है लेड जनरेट हो जाता है और लेड ऑक्साइड बनने लगता है और H2SO4 बनने लगता है। तो इस तरह से जो है कि सेल रिचार्ज हो जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं, सजेस्ट 2 मटेरियल दैट अदर देन हाइड्रोजन, 2 और मटेरियल बताना है हाइड्रोजन के अलावा, दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन द फ्यूल सेल। हमें 2 अदर मटेरियल के नाम बताने हैं हाइड्रोजन के अलावा, जिसका यूज हम मीथेन या जिसका यूज हम फ्यूल सेल के रूप में कर सकते हैं। उसमें से एक हमारा है मीथेन, ठीक है, एक हमारा मीथेन है और दूसरा हमारा क्या है, मेथेनॉल, ठीक है, मीथेन एंड मेथेनॉल, ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा है, एक्सप्लेन हाउ द रस्टिंग ऑफ आयरन इज इन्वेस्ड एज सेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। अब यहाँ पे हमें बताना है कि किस तरह से जो है कि रस्टिंग ऑफ आयरन होते हैं, पहले किस तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन होता है।
और इसमें जो है कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये वर्क करता है। देखिए, वाटर प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस, वाटर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, सरफेस पे वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आयरन सरफेस के ऊपर मॉइस्चर रहेगा ही, जहाँ कहीं भी हम अगर आयरन को खुला छोड़ देंगे तो वहाँ पे आयरन के ऊपर मॉइस्चर रहेगा और वो एसिडिक ऑक्साइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर लेता है। जो वाटर होता है मॉइस्चर के फॉर्म में, वो मॉइस्चर वाला वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर लेता है और एसिड बना देता है। और क्या बना देता है? एसिड बना देता है। अब ये जो एसिड बनता है वो ये एसिड जो है कि बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइसल्फाइड के रूप में ये बनता है, ठीक है। अब ये बाइकार्बोनेट डिसोसिएट होगा तो यहाँ से H+ और CO3 माइनस माइनस बन जाएगा, कार्बोनेट आयन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बोनेट आयन बन जाएगा। अब ये जो H+ आयन है के प्रेजेंस में आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आयरन लूज करता है इलेक्ट्रॉन, जिससे Fe3+ बनता है। अब ये दिस स्पॉट एक्ट एज एनोड, और ये जहाँ पे ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू करता है सरफेस पे, जिस पोर्शन पे, उसको हम कहते हैं एनोड। अक्सर ऐसे जगह पे हमें कैसे देख करके पहचानेंगे कि यहीं पे एनोड है, तो हम जैसे ये आयरन है, यहाँ पे अगर ये गड्ढे की तरह से पाया जा रहा है और इसके बगल में जो है कि कुछ डिपॉजिटेड रस्ट दिखाई दे रही है, ओके, तो ये वाला जो हिस्सा होता है एनोड होता है। ये हिस्सा जो होता है एनोड होता है, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा होता है जहाँ पे रस्ट डिपॉजिट होता है, रस्ट डिपॉजिट होता है, इसको हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। इसको हम कैथोड कहते हैं। आई बात सुनने? अब जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ वहाँ पे एनोड बन गया, यहाँ पे Fe2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किया, ठीक है। और H+ आयन भी है, ये डिज़ोल्व होगा ऑक्सीजन से, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल फर्दर बन जाएगा और जो ओवरऑल रिएक्शन है वो इस तरह से बन जाएगा। तो चूंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस दोनों हो रहे हैं साथ साथ, तो इसलिए ये जो सरफेस होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह से सेटअप हो जाती है, ठीक है। तो फेरस आयन आर फर्दर ऑक्सीडाइज बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म द फेरिक आयन which combine with water form hydrated oxide which is known as rust, okay। तो यहाँ पे होता क्यों, ऐसा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे हम कह सकते हैं कि रस्टिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि मॉइस्चर, जहाँ भी आयरन होगा वहाँ आसपास मॉइस्चर भी होगा, तो मॉइस्चर इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड NO2 से रिएक्शन करके एसिड बना लेते हैं और ये एसिड डिसोसिएट होकर के H+ देते हैं। अब ये H+ की प्रेजेंस में जो आयरन है वो इलेक्ट्रॉन और लूज करता है और उस जगह पे बन जाता है एनोड। वहाँ पे क्या बन जाता है? एनोड बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एनोड बन गया, यहाँ पे जो है कि इलेक्ट्रॉन बार बार जो है कि आयरन निकलेगा, रिड्यूस होगा, और दूसरी स्पॉट पे जहाँ डिज़ोल्व होता है ये हिस्सा जो दिख रहा है, ये हमारा कैथोड का काम करता है और इस तरह से हमारा ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से चूंकि रिडॉक्स रिएक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं। और ये बार बार फेरस आयन जो है कि फर्दर ऑक्सीडाइज होकर फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। Fe2O3 जो होता है वो रस्ट होता है एक्चुअल में। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए पहले क्या है।
अरेंज द फॉलोइंग मेटल in the order in which they displace each other from the solution of their salt. अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अब इनको इस तरह से अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें रिडक्शन से ऑक्सीडेशन की ओर जाना है, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसको ऊपर रखना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उसको नीचे रखना है। अब मैग्नीशियम जो है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर है इन सारे एलिमेंट में, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर उसके बाद आयरन है, आयरन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर और सिल्वर है। तो ये जो है कि मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग, ओके, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग हो गया। ओके, और ये यहाँ पे मोस्ट रिड्यूसिंग हो जाएगा। रिड्यूसिंग, मोस्ट रिड्यूसिंग, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम एल्युमिनियम के साल्ट से एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, एल्युमिनियम जिंक को डिस्प्लेस करता है, जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन कॉपर को कर सकता है, कॉपर सिल्वर को कर सकता है। इस तरह से हमारा ऑर्डर में रख गया। अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, ये पोटेशियम का, सिल्वर का, मरकरी का, मैग्नीशियम का और कॉपर का। अब इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ये रिड्यूसिंग पावर के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो हमें बस ध्यान में रखना है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे उनके पास रिड्यूसिंग पावर होगी। ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग है, इसके लिए इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है। सिल्वर का, मरकरी का उसके बाद है, मरकरी से ज़्यादा क्लोरीन का है, क्लोरीन से ज़्यादा मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम से ज़्यादा पोटेशियम का है, ठीक है। अब यहाँ से भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो देखने में कोई हर्ष तो है नहीं कि सिल्वर का सबसे ज़्यादा है, पोटेशियम का कम है, और यहाँ पे मरकरी का भी कम है, ठीक है, ये यानी इसका भी कम है, समझे। तो इस तरह से हम पहले आ जाएगा हमारा मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग सिल्वर, और सबसे लास्ट में जाएगा मोस्ट रिड्यूसिंग पोटेशियम। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फटाफट। यहाँ पे दिया हुआ है डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन Zn2+ depict the galvanic cell in which the reaction zinc Ag+ and zinc 2+ and 2Ag+। अब बताना ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। अब इनमें से कौन नेगेटिवली चार्ज होगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका क्या होगा, वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा, और यहाँ पे जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। सीधी सी बात है। द कैरियर ऑफ द करेंट इन द सेल, अब करंट का कैरियर कौन, आयन हो जाएगा। इंडिविजुअल रिएक्शन इन ईच इलेक्ट्रोड, हर इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है ये बताना है। तो ये हमारी एक सेल है, देख रहे हैं ये यहाँ पे जिंक सोल्यूशन के अंदर आ रहा है निकल करके, ठीक है, Zn।
Zn प्लस 2 प्लस, और यहाँ सल्फेट आयन आ रहा है, यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट मान लीजिए लिया गया है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र छोड़ देगा, वापस चला जाएगा, और ये Na इधर जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके वापस आ जाएगा। सिल्वर यहाँ से यहाँ गया तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ऐसे क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, उधर से इधर आराम से निकल जा रहे हैं और ये इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो जा रही है। तो यहाँ से हमारा एनोड जो है, एनोड जिंक इलेक्ट्रोड विल बी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड यानी एनोड को बता रहा है, ये हमारा कैथोड को बता रहा है। करंट विल फ्लो फ्रॉम सिल्वर टू कॉपर, करंट सिल्वर टू कॉपर या सिल्वर टू जिंक कर सकते हैं, जिंक फ्लो करेगा, ठीक है, इन द सर्किट। एनोड के बाद, एनोड पे क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड पे जिंक का रिडक्शन हो रहा है। बस सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। पहला इसमें दिया है कि कॉपर कैडमियम आयन के साथ, अरे क्रोमियम का कैडमियम आयन के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिससे क्रोमियम आयन बन रहा है, कैडमियम बन रहा है। दूसरे में आयरन जो है सिल्वर के साथ करके फेरिक आयन बना रहा है, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक बार, क्रोमियम का दिया हुआ है -74, कैडमियम का दिया हुआ है -40.40, सिल्वर का दिया है +0.80 और आयरन का दिया है 0.77। तो पहले सेल का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालना है, सेल पोटेंशियल, तो कैथोड की वैल्यू कितनी है, 40 - 40 है, एनोड की वैल्यू माइनस माइनस इतना हो गया, तो टोटल हमारा आ गया 0.34, ठीक है, 0.34 हो गया। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं कि अब अगर हमें गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, इसका हमें गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, यहाँ पे दिया हुआ है गिब्स फ्री एनर्जी, ओके, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू NF ई सेल, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 96500 इंटू 6 इंटू 0.34। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको हम जूल में कन्वर्ट कर देंगे पर मोल, और ये किलो जूल हो गया। यहाँ पे डेल्टा जी जो है इतना पॉइंट इंटू इतना ये कर देंगे। आर की वैल्यू हम लोग जानते ही हैं कि RT ln log K, RT ln K, ठीक है। तो ये यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी डेल्टा जी की, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे लॉग के फॉर्म में, के की वैल्यू। अब यहाँ से के की वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद इतना हो जाएगा। अब हमने बताया कि ये जितना पावर होता है ये पावर में चला जाएगा, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है 5014, इसको लॉक एंटी लॉक टेबल में देखेंगे। यहाँ पे पॉइंट अपने से आगे से यहाँ लगा देते हैं। अब दूसरी सेल का इसी तरह से निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे, इतना आएगा। फिर फार्मूला NF ई सेल रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे,
हमें सेल की वैल्यू आ गई है, एफ की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, तो हमारा ये कितना किलो जूल हो जाएगा। और यहाँ से हम जो है कि ये के के लिए लगा देंगे फार्मूला। के के लिए वैल्यू यहाँ पे रख दिए -2.303, 8.314, 98 लॉग के हो जाएगा। यहाँ से लॉग के इक्वल टू 0.504, फिर यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नस्ट इक्वेशन फॉर दिस। अब इनके लिए हमें नस्ट इक्वेशन निकालना है। ये एक मैग्नीशियम आयन के लिए दिया है, एक आयरन के लिए दिया हुआ है। मैग्नीशियम कॉपर का दिया है, आयरन और हाइड्रोजन का दिया हुआ है, एसएन और हाइड्रोजन का दिया है, बीआर और इसका दिया हुआ है। तो यहाँ पे ई सेल मैग्नीशियम कॉपर का दिया हुआ है 0.34, आयरन का दिया हुआ है -0.44, एसएन का दिया हुआ है -0.14 और यहाँ से ब्रोमीन का दिया हुआ है इतना। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, एक एक सेल का जो है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन वैल्यू रख करके। यहाँ से ये हमने पूरा सेल का पोटेंशियल यहाँ निकाल लिया, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके, और फिर ये वैल्यू पुट कर दी। तो इसके लिए वैल्यू आ गया फर्स्ट के लिए, ऐसे सेकंड के लिए हम करेंगे। एन की वैल्यू 2 है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर रिएक्शन करते वक्त इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे ये स्क्वायर हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे, इसका ही आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड सेल के लिए करेंगे हम लोग। थर्ड सेल में भी ई सेल निकालेंगे, वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ई सेल की, पूरी ये ई सेल है। यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है। इस चीज़ को अगेन हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमें स्क्वायर करना पड़ा है, ये हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। हमें 125 निकालना है, तो इतने अगर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट का हो जाएगा हमारा 2 यहाँ पे, और फिर बाकी के जो डिजिट बचेंगे 0.25 में, इसको देख लेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पे फोर्थ सेल के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। हमेशा हम ये ई से पहले कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे ई सेल निकालेंगे और यहाँ पे रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम जो है कि हर एक सेल को अलग अलग से इसका, अगर ये वाला न्यूमेरिकल लगा लेंगे तो नस्ट इक्वेशन पे जितने भी सवाल हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आई बात समझे? एक बार इसको फिर से देखते चलते हैं। ठीक है, पहले के लिए ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, दूसरे के लिए ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, तीसरे के लिए भी ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, फिर ये चौथा। तो इस तरह से सारे न्यूमेरिकल अब आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।